हेलो एवरीवन, मैं सौरभ दिल्लीवार आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर, जहां हम लोग भारत का इतिहास कवर कर रहे हैं। ठीक है, और भारत के इतिहास में अभी क्या पढ़ रहे थे? महाजनपद काल देख रहे हैं, और महाजनपद काल में भी क्या देख रहे थे? मौर्य वंश। क्या देख रहे थे? मौर्य वंश। इसके पहली वाली क्लास में हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में एवं बिंदुसार के बारे में स्टडी किया। ठीक है, आज भारत के सबसे महानतम शासकों में से एक सम्राट अशोक के बारे में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, ये पूरी क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, एकदम इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से देखना। और अगर एक बार में समझना है तो कम से कम 2 से 3 बार देखना। ठीक है, लूप में देख लेना जितने बार आपका मन चाहे, लेकिन ये जो क्लास आने वाली है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका हर एक पॉइंट महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आगे भी पूछने की संभावना है। ठीक है, इसीलिए सब चीज छोड़कर ध्यान लगाकर ये क्लास सुनना है। ठीक है, देखते हैं सम्राट अशोक के बारे में। डाली हेडिंग सम्राट अशोक। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था? बिंदुसार। ध्यान देना, बिंदुसार की 16 रानियां। कितनी रानियां हैं? 16 रानियां हैं, और उन 16 रानियों से क्या हुए हैं? 101 पुत्र हुए हैं। ठीक है, कितनी रानियां हैं? 16 रानियां हैं, और उन 16 रानियों से बिंदुसार के 101 पुत्र हैं, जिनमें सबसे ज्येष्ठ कौन है? सुसीम नाम के व्यक्ति जो राजकुमार सुसीम है वो ज्येष्ठ है, ना कि अशोक। अशोक ज्येष्ठ नहीं है, बल्कि ज्येष्ठ कौन है? राजकुमार सुसीम ज्येष्ठ थे। ठीक है, लेकिन शासक कौन बने हैं? सम्राट जो अशोक है वो शासक बना है। अब बन कैसे क्या देखते हैं। ठीक है, जो 16 रानी है उनमें से एक रानी का नाम क्या है? सुभद्रांगी। नाम क्या है? सुभद्रांगी। और इनसे ही एक पुत्र हुआ है, उसका नाम क्या है? अशोक। मतलब क्या है? अशोक सम्राट बिंदुसार एवं महारानी सुभद्रांगी का पुत्र था। क्लियर है? ये पहला पॉइंट आपका करना है कि अशोक जो है महाराज बिंदुसार एवं महारानी सुभद्रांगी का पुत्र था। ठीक है, और सुसीम के बाद ज्येष्ठ कौन है? यही अशोक ही ज्येष्ठ थे। हमने ये भी पढ़ा क्या कि जो अशोक है उसने एक बार बिंदुसार के समय तक्षशिला में हुए विद्रोह का दमन किया था। पढ़े कि नहीं पढ़े? ठीक है, पढ़े ना कि 2 बार विद्रोह हुआ था, एक बार सुसीम ने किया है, दूसरी बार किसने किया था? अशोक ने किया था। दोनों लोगों ने एक बार तक्षशिला में हुए विद्रोह का दमन किया है। ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा है क्या कि 273 ईसा पूर्व में 273 ईसा पूर्व में क्या हो गया है? अब मगध की गद्दी खाली हो गई है। बिंदुसार का टाइम पीरियड कहां तक था? 273 ईसा पूर्व तक उनका टाइम पीरियड था, और अब क्या हो गया है? मगध की गद्दी खाली हो गई। तब अशोक ने गद्दी पर कब्जा कर लिया। अशोक ने गद्दी पर कब्जा कर लिया, लेकिन जो उनके अन्य भाई हैं इस बात से सहमत नहीं है। अशोक को शासक मानने में सहमत नहीं, शासक मानने के सहमत नहीं है। तब अशोक ने, ठीक है, आंतरिक विद्रोह का मतलब अपने भाइयों के विद्रोह का दमन किया। और इस बात को लेकर मतलब इस विद्रोह को दमन करते करते उसे 4 साल लग गए। कितने लग गए हैं? 4 साल। सिंहासन मिला कब था? 273 ईसा पूर्व में उसे सिंहासन मिल गया था, उसने कब्जा कर लिया, लेकिन अभी तक अपना राज्याभिषेक नहीं कराया, क्योंकि उनके भाई जो हैं, अशोक के भाई जो हैं, वो तैयार नहीं है कि अशोक गद्दी पर बैठे। वो किसी और को देखना चाह रहे हैं, फिर खुद बैठना चाह रहे हैं। अशोक के बैठने से खुश नहीं है, इसी कारण अशोक क्या करेंगे? 4 साल तक इन आंतरिक विद्रोह का दमन करेंगे, और अंतिम रूप से 269, ठीक है, 269 ईसा पूर्व में उन्होंने अपना राज्याभिषेक कराया। 4 साल बाद उन्होंने अपना राज्याभिषेक कराया है। ठीक है, अब इसी में से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सिहेली अनुश्रुति। क्या है? एक सिहेली अनुश्रुति। इस अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की थी। ये क्या है? एक सिहेली अनुश्रुति है। ठीक है, जिसके अनुसार ये क्या कहता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों को मार कर या उनकी हत्या करके इस गद्दी पर कब्जा करेगा। ठीक है, उसने अपने 99 भाइयों की हत्या की है, और तब क्या बना है? वह मगध का अगला शासक बना है। कौन? सम्राट अशोक। किसमें बोला गया? ये सिहेली अनुश्रुति में बोला गया है। ठीक है, अब जब शासक बना, शासक मतलब राज्याभिषेक कब हुआ उसका? 269 ईसा पूर्व में उसका राज्याभिषेक हुआ है। मतलब क्या है? वह एक्चुअल रूप से अब शासक बन गया है, राजा बन गया है। जब एक्चुअल रूप से राजा बन गया है, तब उसने अपने शासन काल के 8वें वर्ष में, कौन से वर्ष में? शासन काल के 8वें वर्ष में कलिंग का अभियान किया। अशोक ने अपने शासनकाल के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व में यह किया है, कलिंग पर आक्रमण किया है। कौन से वर्ष में? 8वें वर्ष में, अर्थात 261 ईसा पूर्व में उसने यह किया है,
कलिंग विजय अभियान किया है। कलिंग कहाँ है, मतलब वर्तमान उड़ीसा वाले क्षेत्र में क्या है, कलिंग है। और इस बात की जानकारी कहां से मिलती है, अशोक के 13वें शिलालेख से। कहां से मिलती है, अशोक के 13वें शिलालेख से। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कलिंग आक्रमण के बारे में जानकारी कहां से मिलती है, अशोक के 13वें शिलालेख से कलिंग आक्रमण के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, कब किया आक्रमण, 261 ईसा पूर्व में किया। शासनकाल कौन से वर्ष में, 8वें वर्ष में उन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया। ध्यान देना, जब कलिंग युद्ध हुआ तो वहां पर भीषण जनधन की हानि हुई है, भीषण जनधन की हानि हुई है। चारों तरफ सिर्फ लाशें ही लाशें दिख रही हैं। ठीक है, और इस हृदय विदारक घटना को देखकर अशोक का क्या हो गया, हृदय पिघल गया। अशोक का हृदय पिघल गया है और अशोक ने युद्ध की नीति का त्याग कर दिया। अशोक ने युद्ध की नीति का त्याग कर दिया। उस भीषण जनधन की हानि को देखकर अशोक का हृदय क्या हो गया है, परिवर्तन हो गया है, वह दुखी है। और दुखी होकर उसने निश्चय किया है कि वह आज से युद्ध नहीं लड़ेगा। और युद्ध की नीति को त्याग कर अशोक ने अब धम्म की नीति अपनाई है। कौन सी नीति अपनाई है, धम्म की नीति अपनाई है। इसके अलावा एक व्यक्ति है, नाम क्या उनका, कलहन। नाम क्या है, कलहन। और उनकी रचना है क्या, राजतरंगिणी। रचना का नाम क्या है, राजतरंगिणी। रचना किसकी है, कलहन की। कलहन की रचना है राजतरंगिणी। उसमें कलहन ने यह भी बताया क्या कि जो अशोक है उसका शासन कहां था, कश्मीर में भी। कश्मीर में भी अशोक का शासन फैला हुआ था, वहां तक भी, कश्मीर तक भी अशोक शासन कर था। और इसी दौरान अशोक ने क्या बसाया है, श्रीनगर नामक नगर बसाया है। अशोक ने श्रीनगर नामक नगर कहां बसाया है, कश्मीर में बसाया है। कहां से मिलती है जानकारी, कलहन की राजतरंगिणी से मिलती है। ठीक है, अब कलहन एक बात और कहता है। कलहन क्या कहता है कि जो अशोक है वह शैव मत का उपासक है। ठीक है, कलहन की राजतरंगिणी के अनुसार क्या बताया गया कि अशोक को शैव मत का या शैव धर्म का उपासक बताया गया है। जबकि सिंहली अभिलेख एवं दिव्यावदान ग्रंथ, क्या बोल रहा हूं मैं, सिंहली अभिलेख है और दिव्यावदान क्या है, एक बौद्ध धर्म ग्रंथ है। इन दोनों के अनुसार अशोक को बौद्ध धर्म का उपासक बताया गया है, जिसके अकॉर्डिंग क्या बोला गया है कि अशोक ने उपगुप्त से दीक्षा ली, उपगुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली है। क्लियर कर रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं मैं एक बार, क्या जो कलहन की राजतरंगिणी है उसमें क्या बोला गया है, अशोक को शैव मत का उपासक, शिव भगवान का उपासक, शैव मत का उपासक बताया गया है। जबकि सिंहली अभिलेख एवं दिव्यावदान धर्म ग्रंथ के अनुसार अशोक को बौद्ध मत का उपासक या बौद्ध धर्म का उपासक बताया गया है। और यह भी बताया गया कि अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे ली है, उपगुप्त से ली है। किससे ली है, उपगुप्त से ली है। देखते हैं कुछ और फैक्ट सम्राट अशोक के बारे में। देखते हैं अब अशोक कालीन प्रांत के बारे में, मतलब सम्राट अशोक जब शासन कर रहे हैं तब उस समय मगध साम्राज्य में या मौर्य साम्राज्य में कौन कौन से प्रांत हैं। ठीक है, ये पॉइंट भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकते कंपैरिजन में कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय और अशोक के समय में जो प्रांत हैं उनमें डिफरेंस क्या था। देखते हैं, अशोक में, सम्राट अशोक के समय जो मगध साम्राज्य है या मौर्य साम्राज्य है उसमें कुल 5 प्रांत है। कितने प्रांत थे, कुल 5 प्रांत है। देखते कौन कौन से। पहला प्रांत था उत्तरापथ। पहला प्रांत क्या था, उत्तरापथ, जिसकी राजधानी क्या थी, तक्षशिला। राजधानी क्या थी, तक्षशिला। दूसरा प्रांत क्या है, अवंती, जिसकी राजधानी थी उज्जैनी। राजधानी क्या है, उज्जैनी। थर्ड प्रांत था कौन सा, दक्षिणापद, जिसकी राजधानी क्या थी, सुवर्णगिरी या फिर बोलते हैं स्वर्णगिरी बोलते हैं। ठीक है, यहां पर लिखा हूं मैं सुवर्णगिरी, लेकिन कहीं जगह पर स्वर्णगिरी भी लिखा है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। यही दक्षिणापद की राजधानी क्या है, सुवर्णगिरी या फिर स्वर्णगिरी। चौथा राज्य कौन सा है, प्राची। चौथा राज्य कौन सा है, प्राची, जिसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र, जहां पर सम्राट या फिर शासक जो है स्वयं बैठता है। पाटलिपुत्र में जो राजधानी है वहां पर शासक खुद बैठता था। प्रांत का नाम क्या है, प्राची, जिसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। ठीक है, अब चंद्रगुप्त मौर्य के समय केवल यही 4 राज्य ही मौर्य साम्राज्य में शामिल थे। ठीक, क्या बोल रहा हूं मैं, चंद्रगुप्त मौर्य के समय उत्तरापथ, अवंती, दक्षिणापथ और प्राची ही मौर्य साम्राज्य में शामिल थे। कौन सा शामिल नहीं था,
कलिंग राज्य चंद्रगुप्त मौर्य के समय में शामिल नहीं था, इसीलिए अशोक ने किया है कलिंग विजय अभियान किया है। और जब कलिंग को जीत लिया है तब एक पांचवा प्रांत मौर्य साम्राज्य में ऐड होगा। कौन सा प्रांत ऐड होगा? कलिंग प्रांत ऐड होने वाला है मौर्य साम्राज्य में, जिसकी राजधानी क्या थी? जिसकी राजधानी थी तोसली। राजधानी का नाम क्या है? तोसली। आपको याद रखना है, ये सम्राट अशोक के द्वारा मौर्य साम्राज्य में ऐड किया गया एक नया प्रांत है कलिंग, राजधानी का थी तोसली। क्लियर है? अब एक क्वेश्चन CPSC 2017 में से पूछा गया है 2 मार्क्स में कि अशोक के किन्हीं 4 उत्तराधिकारियों के नाम लिखिए। यकीन मानिए याद नहीं आया मुझे, ठीक है, जब पेपर दे रहे थे तो नहीं लिख पाए, याद नहीं आया, इसी कारण मैं अलग से एक क्वेश्चन यहां पे सॉल्व करा दिया हूं। CPSC 2017 का मेंस में क्वेश्चन आया था कि अशोक के बाद के मौर्य साम्राज्य के किन्हीं 4 शासकों के नाम लिखिए। ठीक है, कौन कौन है देना? कुणाल, संप्रति, दशरथ और बृहद्रथ। लिख दो मैं, ठीक है। कुणाल कौन है? अशोक का पुत्र था, जबकि संप्रति एवं दशरथ क्या थे? उनके पौत्र थे। जबकि बृहद्रथ क्या है? मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था। ठीक है, जो बृहद्रथ है यह मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था, उसके बारे में देखेंगे अपन। ठीक है, नाम क्या है? कुणाल, ये क्या है? अशोक का पुत्र है। संप्रति और दशरथ क्या है? इनके पौत्र है। जबकि बृहद्रथ क्या था? मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था। मतलब अगर फिर से क्वेश्चन रिपीट होता है तो आपको याद होना चाहिए उनके 4 उत्तराधिकारियों के नाम। ठीक है, कुणाल, संप्रति, दशरथ और बृहद्रथ। अब जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्री में भी आता है और में से भी आता है, वो कहां से आता है? अशोक के अभिलेख से भी आता है। ठीक है, अशोक के अभिलेख जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे पहले के सम्राट अशोक के पहले किसी भी शासक ने, ठीक है, अपने अभिलेख जारी नहीं किए थे। भारतीय शासकों में अशोक जो है, सम्राट अशोक जो है, वह प्रथम शासक है जिन्होंने अभिलेखों का प्रचलन स्टार्ट किया है। कौन है? मौर्य शासक सम्राट अशोक भारतीय शासकों में प्रथम है जिन्होंने अभिलेखों का प्रचलन स्टार्ट किया है। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं कि सपना है कि अभिलेख स्टार्ट करते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, कहीं ना कहीं जाएंगे, देखेंगे और किन्हीं शासकों से प्रभावित होकर उनके मन में यह विचार आएगा कि उन्हें भी अभिलेख का प्रचलन स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, ईरान के शासक है, नाम क्या है उनका? दारा शाह प्रथम। नाम क्या है? दारा शाह प्रथम, जो कि ईरान के शासक हैं। और उनसे ही प्रभावित होकर अशोक ने क्या किया है? भारत में अभिलेखों का प्रचलन आरंभ किया है। याद रखना, किनसे प्रभावित हुआ है? ईरान के शासक दारा शाह प्रथम से प्रभावित होकर अशोक ने किया है? अभिलेखों का प्रचलन आरंभ किया था। क्लियर है? अब क्वेश्चन आता है कि जब प्रचलन में आ गया, ठीक है, सम्राट अशोक ने अभिलेख खुदवा दिए हैं, अब खुदवा दिए, अपना प्रागैतिहासिक काल, सॉरी, अब जो प्राचीन काल है निकल गया है, अब कहां आ गया? मन ऐतिहासिक में आ गया है। तो उस समय की लिपि और अभी की लिपि में डिफरेंस है कि नहीं है? तो उस लिपि को जब आज के जमाने में खोजा गया तो पढ़ने में दिक्कत आई होगी, और पढ़ने में दिक्कत आई है तो फिर लोग खोजते रहे, डिक्शनरी मिली, होना चाहिए वर्णमाला मिल गया, उसके बाद उसको पढ़ने में सफलता पा ली गई। और सबसे पहले ये कार्य किसने किया है? ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ने में सफलता पाई है? ध्यान देना, बात कब की है? 1837 की बात है। बात कब की है? 1837 की, जब जेम्स प्रिंसेप नाम के व्यक्ति ने, किसने? जेम्स प्रिंसेप नाम के व्यक्ति ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता पाई है। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में सफलता पा ली है, और इनके द्वारा ही सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा गया। क्लियर है? ये पॉइंट भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ऊपर के तीनों पॉइंट में से एक क्वेश्चन पूछ ही सकते हैं। अब अशोक के अभिलेख बहुत सारे हैं, और इसी कारण अशोक के अभिलेखों को 5 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, डिवाइड किया गया है। ठीक है, अशोक के जो भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं उन्हें 5 हिस्से में डिवाइड किया गया है। देखते हैं उनके बारे में और उनको इंडिविजुअली देने का प्रयास करेंगे कि कहां से ये अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन देखते हैं। पहला पार्ट कौन सा है? बृहद शिलालेख। पहला क्या है? बृहद शिलालेख। फिर क्या आता है? लघु शिलालेख। दूसरा क्या है? लघु शिलालेख। फिर आता है दीर्घ स्तंभ लेख। क्या है? दीर्घ स्तंभ लेख। फिर आता है लघु स्तंभ लेख, और अंतिम क्या है? गुहा लेख, मतलब गुफाओं में लिखा गया लेख। क्या है? गुहा लेख कहलाया है। इन 5 पार्ट में अशोक के अभिलेखों को बांटा गया है। कौन कौन से हैं? बृहद शिलालेख, लघु शिलालेख,
दीर्घ स्तंभ लेख, लघु स्तंभ लेख और अंतिम में कौन सा है, गुहा लेख। क्लियर है। देखते हैं इन पांचों को अलग अलग से देखेंगे। ठीक है, वृहद शिलालेख कौन कौन से हैं, लघु शिलालेख कौन से हैं, ये सब आपको डिटेल में याद करना है। ठीक है, ऐसा नहीं पढ़ा बस रहा हूं, उसको आपको याद भी करना है क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछता है। क्लियर, देखते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो शिलालेख अभिलेखों में से पहला पोर्शन क्या था, वृहद शिलालेख। क्या था पहला, वृहद शिलालेख। डालिए हेडिंग वृहद शिलालेख। ठीक है, देखते हैं कि कहां कहां से मिले हैं ये वृहद शिलालेख। इनकी संख्या कितनी है, कुल 14। वृहद शिलालेखों की संख्या कितनी है, कुल 14 है, जो 8 अलग स्थानों से मिले हैं। कितने स्थानों से मिले हैं, 8 अलग अलग स्थानों से मिले हैं। कुल 14 अभिलेख मिले हैं, कितने स्थानों से, 8 स्थानों से 14 अभिलेख मिले हैं। कौन कौन से हैं, शहबाजगढ़ी, मानसेहरा, कालसी, गिरनार, सुपारा, एरागुड़ी, धौली और जोगड़। ठीक है, एक बार में किसी को भी याद नहीं होता है। ठीक है, जब आप लोग बार बार रिवाइज करोगे तब आपको याद होगा। ठीक है, कौन कौन से हैं, शहबाजगढ़ी, मानसेहरा, कालसी, गिरनार, एरागुड़ी, सुपारा, धौली और जोगड़। ये क्या है, आपके वृहद शिलालेख है। ये 8 स्थानों से 14 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अब इसमें महत्वपूर्ण क्या है, ध्यान देना, मैं शहबाजगढ़ी और मानसेहरा अलग कलर पे लिखा हूं। ठीक है, क्यों लिखा हूं, क्योंकि वो बाकी अभिलेखों से थोड़े अलग हैं। अलग कैसे हैं, ध्यान देना, शहबाजगढ़ी और मानसेहरा कहां से मिले हैं, पाकिस्तान वाले एरिया से मिले। कहां से मिले हैं, पाकिस्तान वाले एरिया से मिले हैं। और इन दोनों की लिपि भी अलग है। ठीक है, इन दोनों की लिपि भी अलग है। बाकी जो 6 हैं वो कौन सी लिपि में लिखे गए हैं, ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। जो बाकी के 6 अभिलेख हैं वह ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, जबकि शहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा खरोष्ठी लिपि में, कौन सी लिपि में, खरोष्ठी लिपि में लिखे गए थे। क्लियर है, ये क्वेश्चन पूछ चुका है। शहबाजगढ़ी और मानसेहरा जो है वह खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं, जबकि कालसी, गिरनार, सुपारा, एरागुड़ी, धौली और जोगड़ जो बाकी के अभिलेख है वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। ध्यान देना, जो खरोष्ठी लिपि है वो कैसे आती है, ऐसे कुछ इस तरीके से। सपोज मैं लिखना चाहूं कुछ राइट से लेफ्ट आती है। जो हम लोग अभी लिख रहे हैं, बाकी जो लिपि है हम लोग लिखते हैं देवनागरी लिखते हैं। देवनागरी कैसे आती है, लेफ्ट से राइट जाती है। लेकिन जो खरोष्ठी लिपि है वह राइट से लेफ्ट आती है, जैसे उर्दू की तरह यहां से लिखने स्टार्ट करते हैं ना उधर राइट साइड से, वैसी ही थी क्या खरोष्ठी लिपि। यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, कि कौन सी लिपि है जो दाएं से बाएं चलती है, खरोष्ठी लिपि थी। ठीक है, और शहबाजगढ़ी और मानसेहरा जो अभिलेख है वह खरोष्ठी लिपि में ही लिखे गए हैं। क्लियर है। अब इन वृहद शिलालेखों में है क्या, इन वृहद शिलालेखों में अशोक ने प्रशासन एवं प्रशासन एवं धम्म से संबंधित जो भी घोषणाएं हैं उनका उल्लेख किया है। प्रशासन एवं धम्म से संबंधित जो अभिलेख हैं, ये जो अभिलेख है वो प्रशासन और धम्म से संबंधित है। ठीक है, उनके बारे में ही लिखा गया है। इन वृहद शिलालेखों में जो घोषणाएं हैं वो इन वृहद शिलालेखों में लिखी गई है। ठीक है, इन वृहद शिलालेखों में जो पहला अभिलेख है उसमें अशोक कहता है क्या, कि सभी प्रजा है मेरी संतान के समान है। तो सभी प्रजा कैसी है, मेरी संतान के समान है। कौन सा अभिलेख में, पहले अभिलेख में अशोक ने लिखा है क्या, कि सभी प्रजा मेरी संतान के समान है। सभी मनुष्य, सभी प्रजा मेरी संतान के समान है। क्लियर है, ये था वृहद शिलालेख के बारे में। उसके बाद कहता है लघु शिलालेख आता है। कहता है लघु शिलालेख। देखते हैं ये कहां कहां से मिला है, मास्की, गुर्जरा, रूपनाथ, सासाराम, भब्रू, ब्रह्मगिरी और एरागुड़ी। ठीक है, कौन कौन से हैं, मास्की, गुर्जरा, रूपनाथ, सासाराम, भब्रू, ब्रह्मगिरी और एरागुड़ी। ठीक है, अब आपको नोटिस क्या करना है। ठीक है, हमने पढ़ा है क्या, वृहद शिलालेख, और क्या पढ़ा है अभी, लघु शिलालेख। इनमें से एक नाम कॉमन दिख रहा है क्या, एरागुड़ी यहां पर भी है, एरागुड़ी यहां पर भी है। ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि निम्न में से कौन से स्थानों में वृहद शिलालेख भी मिला है और लघु शिलालेख भी मिला है। कहां से मिला है, एरागुड़ी से मिला है क्या, वृहद शिलालेख भी मिला है और लघु शिलालेख भी मिला है। ठीक है, एक और महत्वपूर्ण पॉइंट क्या, भब्रू शिलालेख। क्या है, भब्रू शिलालेख। इस शिलालेख में अशोक ने क्या बोला है,
बौद्ध धर्म के प्रति अपनी आस्था प्रकट की है। ठीक है, इस भब्रू शिलालेख में अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रति अपनी आस्था प्रकट किया। मार्क कीजिए, इसको लिख लीजिए। ठीक है, भब्रू शिलालेख में ही अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रति अपनी आस्था प्रकट की है। अच्छा, अगर सार देखें, अपन सार देखें कि इन लघु शिलालेखों में क्या चीज की वर्णन है। इन लघु शिलालेखों में अशोक के व्यक्तिगत जीवन के बारे में लिखा गया है। किसके बारे में लिखा गया है? अशोक के व्यक्तिगत जीवन के बारे में लिखा गया है इन लघु शिलालेखों में। क्लियर है? ये खत्म होता है कि हमारा लघु शिलालेख। अब आते हैं दीर्घ स्तंभ लेख पर। कहां आते हैं? दीर्घ स्तंभ लेख पर। अगर क्वेश्चन में है सिर्फ स्तंभ लेख, तो इसका मतलब है क्या पूछ रहा है? वो दीर्घ स्तंभ लेख ही पूछ रहा है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों को। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछ रहा है स्तंभ लेख कहां का मिला है, मतलब वो दीर्घ स्तंभ लेख ही पूछ रहा है। ठीक है, स्तंभ लेख देखते हैं कहां कहां मिले हैं। कुल संख्या कितनी है? कुल संख्या है 7, जो कुल 6 स्थानों से मिली है। स्तंभ लेख की संख्या कितनी है? 7, जो कुल 6 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। और ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको मार्क कर लीजिए स्टार। ठीक है, ऐसा कुछ रहता है स्टार। संख्या कितनी है? 7, जो कुल 6 स्थानों से मिले हैं। कौन कौन से हैं? दिल्ली, टोपरा। ठीक है, पहला कौन सा है? दिल्ली, टोपरा। दूसरा कौन सा है? दिल्ली, मेरठ। ये दोनों अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, जब अपन पढ़े मध्यकाल में फिरोज शाह तुगलक, वहां पर इन दोनों का जिक्र आया है, दिल्ली, टोपरा और दिल्ली, मेरठ। ठीक है, रिकॉल कराते हैं। ठीक है, ये पहले कहां था? यूपी के सहारनपुर में। कहां था? यूपी के सहारनपुर में ये अभिलेख था। ठीक है, जिसे फिरोज शाह तुगलक ने कहां मंगवाया है? दिल्ली में स्थानांतरित करवा दिया है। ठीक है, कहां था पहले? ये यूपी के उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने सॉरी फिरोज शाह तुगलक ने इन अभिलेखों को कहां मंगवाया है? दिल्ली, यानी कि सहारनपुर से दिल्ली स्थानांतरित करवा दिए। कौन सा अभिलेख को? दिल्ली, टोपरा को। ठीक है, अब आता है किसको? दिल्ली, मेरठ में। मतलब मेरठ बोल रहा, मतलब पहले कहां था? ये मेरठ में था। कहां था? मेरठ में। और उसे मंगवा लिया कहां? दिल्ली। किसने मंगवाया है? इस फिरोज शाह तुगलक ने ही इस अभिलेख को भी दिल्ली मंगवा लिया है। ठीक है, याद रखना ये पॉइंट, दिल्ली, टोपरा और दिल्ली, मेरठ। दिल्ली, टोपरा कहां था पहले? यूपी के सहारनपुर में था, जिससे दिल्ली मंगवाया गया है। जबकि दिल्ली मेरठ अभिलेख जो है कहां था? पहले मेरठ में था, उसे भी दिल्ली मंगवाया गया। किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, जो तुगलक वंश का शासक था। ठीक है, अगला अभिलेख कौन सा है? लौरिया अरराज। अगला अभिलेख कौन सा है? लौरिया अरराज। फिर कौन सा है? लौरिया नंदनगढ़। कौन सा है? लौरिया नंदनगढ़। सॉरी, ठीक है, तबियत थोड़ी ठीक नहीं है। देखते हैं अगला कौन सा है? प्रयाग। अगला कौन सा है? प्रयाग, यानी कि इलाहाबाद शिलालेख। ठीक है, अब ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि आरंभिक रूप से कहां था? कौशांबी में। कहां था ये? कौशांबी में, जिससे बाद में जहांगीर ने, मुगल बादशाह जहांगीर, उसने स्थानांतरित करवा दिया। कहां पर? इलाहाबाद में। सुनिए मेरी बात, क्या बोल रहा मैं? अभिलेख कहां था पहले? कौशांबी में। कहां था अभिलेख? कौशांबी में, जिसे बाद में मुगल बादशाह जहांगीर ने स्थानांतरित करवा दिया। कहां पर? प्रयाग, अर्थात इलाहाबाद में। प्रयागराज या फिर इलाहाबाद में उन्होंने स्थानांतरित करवा दिया था। क्लियर है ये? और अंतिम अभिलेख कौन सा है? रमपुरवा अभिलेख। अंतिम कौन सा है? रमपुरवा अभिलेख। अब ये दीर्घ स्तंभ लेख या फिर स्तंभ लेख जो है वो खत्म हो गया। अब देखते हैं लघु स्तंभ लेख एवं गुहा लेखों के बारे में। देखते हैं अपन अशोक के लघु स्तंभ लेखों के बारे में। ठीक है, जो अभिलेख है, शिलालेख है, उनको 5 पार्ट में क्लासिफाई किया गया था। अब हम लोग देखने वाले कौन सा? अशोक के लघु स्तंभ लेख। ठीक है, दीर्घ स्तंभ लेख अभी जस्ट खत्म किए हैं। देखते हैं अशोक के लघु स्तंभ लेख के बारे में। इनमें क्या लिखा गया है? अशोक के द्वारा की गई राजकीय घोषणाओं का, ठीक है, किस चीज का? राजकीय घोषणाओं का एवं प्रशासनिक निर्देशों का उल्लेख किया है। लघु स्तंभ लेखों में अशोक के द्वारा की गई राजकीय घोषणाओं एवं प्रशासनिक निर्देशों का उल्लेख किया गया है। क्लियर है? कहां कहां से मिली ये? सांची से। पहला कहां से मिला? सांची। सांची कहां है? एमपी में है। दूसरा मिलेगा सारनाथ से। कहां से? सारनाथ से।
कौसाम्बी से, रुम्मनदेई से और निगलीवा से। कहां कहां से? सांची, सारनाथ, कौसाम्बी, रुम्मनदेई और निगलीवा। ठीक है, ध्यान देने योग्य बात क्या है, जो रुम्मनदेई अभिलेख है और निगलीवा अभिलेख कहां से मिला है? नेपाल से मिला है। कहां से मिला है? नेपाल से। ये पांचों ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, पांचों ही महत्वपूर्ण है। कहां से? सांची, सारनाथ, कौसाम्बी, रुम्मनदेई और निगलीवा। रुम्मनदेई अभिलेख के बारे में देखते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा है क्या? गौतम बुद्ध जी का जन्म, गौतम बुद्ध जी का जन्म कहां हुआ था? लुम्बिनी क्षेत्र में। कहां हुआ था? लुम्बिनी क्षेत्र में, जो नेपाल के तराई क्षेत्र में अवस्थित है। पढ़े कि नहीं पढ़े? ठीक है, जब अशोक ने बौद्ध धर्म धारण किया तब अपनी धम्म यात्रा पर गए। कहां गए? धम्म यात्रा पर गए हैं। और धम्म यात्रा के दौरान उन्होंने पाया क्या कि इस नेपाल के इस तराई वाले क्षेत्र में गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था। मतलब क्या है? बौद्ध धर्म का पवित्र स्थल है। और इसी कारण अशोक ने यहां पर एक अभिलेख खुदवाया है, जिसमें यह घोषणा की है। घोषणा की है क्या? कि यहां का जो कर है उसको कम किया जाता है, क्योंकि यह पवित्र स्थल है बौद्ध धर्म का। इसीलिए इस स्थान पर कर को कम करने या कर में कटौती करने की घोषणा अशोक के द्वारा की गई है। और उस समय का जो भी कर था उसका 1/8 कर दिया गया। कितना कर दिया गया है? 1/8 कर में कटौती की गई है सम्राट अशोक के द्वारा। यही लिखा है किसमें? इस रुम्मनदेई अभिलेख में लिखा गया, जो कहां अवस्थित है? नेपाल में अवस्थित है। क्लियर है? एक बार यही पूछ चुका है कि रुम्मनदेई अभिलेख की खोज किसने की थी? फहिरर नाम के व्यक्ति। नाम क्या है? फहिरर। ठीक है, लिख देता हूं यहां पर मैं। फहिरर ने क्या की थी? रुम्मनदेई अभिलेख की खोज की थी। अब एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अपने शासनकाल के कौन से वर्ष में अशोक ने रुम्मनदेई अभिलेख अंकित करा था? कौन से वर्ष में? 20वें वर्ष में। अपने शासनकाल के 20वें वर्ष में अशोक ने रुम्मनदेई अभिलेख को अंकित करा था। कहां था ये? नेपाल के लुम्बिनी क्षेत्र में। वहीं पर गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था और इसी कारण उस क्षेत्र में अशोक ने कर में कटौती की थी। ठीक है, लघु स्तंभ लेख भी हमारा समाप्त होता है। अब आते हैं कहां पर? गुहा लेख के बारे में। आते हैं कहां पर? गुहा लेख। गुहा लेख मतलब क्या है? गुफाओं में लिखा गया लेख, गुफाओं के ऊपर लिखा गया लेख। कहां ये? बिहार के गया जिले में। कहां है? बिहार के गया जिले में एक पहाड़ी है। उस पहाड़ी को बोलते हैं लोग क्या? बराबर की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? बराबर की पहाड़ी। कहां ये? बिहार के गया जिले में, जहां पर 4 गुफाएं। कितनी गुफाएं हैं? 4 गुफाएं हैं। और इन 4 गुफाओं में अशोक के लेख मिलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? गुहा लेख कहते हैं। क्या कहते हैं? गुहा लेख। इन गुहा लेखों से यह स्पष्ट होता है कि अशोक ने यह जो गुफाएं हैं वह अजीवक संप्रदाय के अनुयायियों को दी थी। किसको दी है? अजीवक संप्रदाय के अनुयायियों को। और इन अभिलेखों को क्या बोला गया है? इन गुहा लेखों को बोला गया क्या? सुदामा, कर्ण, चौपड़ और झोपड़िया। मतलब ये 4 गुफाएं, सॉरी गुहा लेख नहीं बोलना चाहिए, 4 गुफाएं। कौन कौन से? सुदामा, कर्ण, चौपड़ और झोपड़िया, जहां से अशोक के लेख मिले हैं। क्लियर है? खत्म होता है आपका टॉपिक क्या? अशोक के अभिलेख। अशोक के अभिलेख वाला टॉपिक अब हम खत्म कर चुके हैं। अशोक के अन्य नाम। ठीक है, अभी हम लोग देखे हैं चंद्रगुप्त मौर्य के अन्य नाम, बिंदुसार के अन्य नाम, और अब देखने वाले क्या? अशोक के अन्य नामों के बारे में। पहला नाम क्या है? देव नाम प्रिय। ठीक है, अशोक के अभिलेखों में उसने अपने आप क्या बताया? देव नाम प्रिय बताया। क्या बताया है? देव नाम प्रिय मतलब देवताओं का प्यारा। अशोक के अभिलेखों में लिखा गया क्या? उसका नाम देव नाम प्रिय लिखा गया है। जबकि अशोक जो नाम है वो कहां का मिला है? मास्की, गुर्जरा, नेतुर एवं उद्गोलम अभिलेखों में अशोक नाम का जिक्र हुआ है। कहां कहां पर? मास्की, गुर्जरा, नेतुर एवं उद्गोलम अभिलेखों में अशोक नाम का जिक्र हुआ है। जबकि पुराणों में क्या बोला गया? उन्हें अशोक वर्धन बोला है। क्या बोला गया है? अशोक वर्धन बोला गया है पुराणों में। बौद्ध ग्रंथ दीपवंश में क्या बोला गया है? करमोली। बौद्ध ग्रंथ दीपवंश में क्या बोला गया है? करमोली बोला गया है। साथ ही साथ उनका एक और नाम क्या है? बुद्ध शाक्य। नाम क्या है उनका? एक और बुद्ध शाक्य। अब एक क्वेश्चन आएगा, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? सारनाथ स्तंभ। क्या है? सारनाथ स्तंभ है। कहां से लिया गया है? अशोक के सारनाथ अभिलेख से। अशोक के सारनाथ स्तंभ लेख से ही वह
जो प्रतीक चिन्ह है लिया गया है उसमें क्या है, 4 शेर हैं। क्या है, 4 शेर हैं और क्या है, अशोक चक्र भी है। क्या क्या है उसमें, 4 शेर है, अशोक चक्र है, घोड़ा है और क्या है, एक सांड भी है। और क्या है, एक सांड भी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात वहां पे क्या लिखा है, सत्यमेव जयते भी लिखा है। क्या लिखा है, सत्यमेव जयते। अब क्वेश्चन आएगा कि भारतीय में जो राष्ट्रीय प्रतीक है वहां पर सत्यमेव जयते लिखा है, वो कहां से लिया गया। सत्यमेव जयते वाक्य कहां से लिया गया है, मुंडक उपनिषद से। कहां से लिया गया है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। कहां से लिया गया है, मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते वाक्य लिया गया है। क्लियर है ये नोट कर लेना, ठीक है। 4 शेर है, अशोक चक्र है, घोड़ा है, अच्छा हाथी भी है। क्या है, हाथी भी वहां पर है। ये सब किसमें है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में शामिल है। क्लियर है ये। अशोक के जो अभिलेख हैं वो वाला पोर्शन अब आपका समाप्त होता है। अशोक के अन्य नाम भी समाप्त हो चुके हैं। अब देखते हैं मौर्यकालीन समाज के बारे में, सामाजिक व्यवस्था के बारे में। क्लियर है। थैंक यू क्लास।